तो अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो 1947 से लेके टू 1973 तक है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री आई कहाँ से थी। बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू द ब्रिटिश अमेरिकन गवर्नमेंट ग्रांटेड टू द इंडिपेंडेंस टू द इंडियन कॉलोनी एंड फॉर द मैटर दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इनेक्टेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडिया में जो पहले एक्ट आया था जिसके थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कुछ टाइम थी वो था इंडिया एक्ट 1935, जो कि 1947 तक से आगे भी वो चला था। फिर क्या अंडर द एक्ट द ब्रिटिश को क्राउन जो उन्होंने रिक्लेश किया था सर्वेंट पावर ओवर द इंडिया एंड ट्रांसफर दोस हु पावर टू न्यूली एस्टेब्लिश डोमिनेट्स अबाउट द इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। मतलब 1947 तक भी इंडिया एक्ट था, उनके बाद भी इंडिया एक्ट का वर्क मतलब जो है वर्क था वो साथ साथ काम कर रहा था। उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो प्रोसेस था, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री थी वो किस तरह से शुरू हुई थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था वो थ्री कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे 1947 से लेके 54 तक, फिर 1955 से लेके 56 तक, फिर 1972 से लेके 73। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है 62 वाला वो भी इसी में ही है इस हिस्ट्री में। अब जो प्रोड्यूसिंग थी वो 56 से एंड जो है करंट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है वो था 73 तक है, जिसमें इस्लामिक करेक्टर्स ऑफ द स्टेट एंड फेडरलिज्म वेयर टू जो है क्वेश्चन प्रिवेंट बाय द फॉरेन ऑफ कंसर्न्स अमंग्स। जो तो वहां पर ग्रुप्स बने हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग के, उसको मतलब वो गवर्नर्स के तौर पर पॉलिटी जिस बार चेंज करना चाह रहे थे। अब पाक अच्छा गाइस, आजान हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। शायद म्यूट पर ही थी ये कब से। अब आपने थोड़ा बहुत ये गौर करना है। ड्राफ्ट जो है यहाँ पर, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस मीन्स है कि पाकिस्तान किस दिन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस कब हुआ था, किस डेट पे हुआ था। फिर इसके बाद है विच डेट पास असेंबली, असेंबली से वो कब पास हुआ था, इन्फोर्स कब किया गया था, और फिर एब्रोगेट उसे कब किया गया था। ये चीज हमें देखनी है यहाँ पर। फिर इनके बड़े सवाल आते रहते हैं हमारे पेपर में। थोड़ा सा वेट कर, आसान हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को।
चलें, अस्सलाम वालेकुम। चले फिर स्टार्ट करें। अब तो अब यहाँ पर आपने तीन चीजें बहुत गौर फिकर से देखनी है। एक, ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास। ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था वो किस डेट पे इंट्रोड्यूस करवाया था, विच डेट पास असेंबली, असेंबली से कब पास किया गया था, इन्फोर्स कब हुआ था, और एब्रोगेट वो कब हुआ था। अब जो इंडिया एक्ट था, ये फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके थ्रू पाकिस्तान ने आज़ादी भी ली थी और उसके बाद आगे भी रन हुआ था। अब ये ड्राफ्ट कब आया था? जुलाई 1935 में आया हुआ था। उसके बाद जो है वो स्टेट पास असेंबली 2 अगस्त 1900 जो है वो 35 में पास हुआ था, और उनके अलावा इन्फोर्स कब हुआ था वो भी उसी डेट पे 2 अगस्त 1935 पे। अब ये इमिग्रेट कब हुआ था? ये रहा कि 26 जनवरी 1950 इंडिया में हुआ था, और 23 मार्च 1956 में, क्योंकि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ था, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश उसी डेट पे पाकिस्तान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके पाकिस्तान एक नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया था वहां पर। और 19 नवंबर जो है वो 1998 में यूनाइटेड किंगडम ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया था। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। वो 7 मार्च 1949 में जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और वो स्टेट ऑफ असेंबली तो 12 मार्च 1949 में जो है वो बिल लेकर आते असेंबली में, और इन्फोर्स भी उसी डेट पे हुआ था। अब जो मूव तो जो लिखा हुआ है, जब पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेंज करके इसे मूव किया गया था। उसके बाद जो है पाकिस्तान का नया जो कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ था फर्स्ट 1956 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनका ड्राफ्ट कब बनाया था? 9 जनवरी 1946 में। और 29 फरवरी सॉरी टू से 1956 में इस डेट पे पास हुआ था असेंबली से। और इन्फोर्स कब हुआ था? 23 मार्च को 1956 पे। उसके बाद जो है वो 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्जा ने उस जो है मार्शल लगाकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया था। अब आपने ये तीनों डेट्स याद करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी पेपर्स आए, जितने भी हमारे वन पेपर, जैसे लास्ट टाइम देखो सीसी सिंध में ये पेपर आया था, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। इनके अलावा आईबीए के पेपर्स में, या जो अभी ये जो इंटेलिजेंस ऑफिस उसमें भी एक सवाल आया हुआ था। इनके अलावा जो अब एक्साइज का पेपर होने वाला है, क्योंकि वो तो उस पे एक्ट्स काफी सारे आएंगे उनके, जो है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एक्ट आएंगे। उनके अलावा जो उनके अपने कुछ कानून वगैरह हैं पुलिस के, तो वो भी अपने याद रखने, वो भी आ सकते हैं पेपर में। इंशाल्लाह उसी भी पर हम एक लेक्चर करवाएंगे। तो ये जो चार पांच डेटें हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है कि ड्राफ्ट। अब सवाल बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, हमने सिर्फ ये याद करते हैं कि इन्फोर्स कब हुआ था। अब इन्फोर्स के बाद जो ये दो चार्ट मैंने बनाए यहाँ पर, ड्राफ्ट और कुछ स्टेट असेंबली पास, इनमें भी काफी सारी डेटें आती। फिर हम कहते हैं हमने जो याद किया था वो तो इन्फोर्स वाला याद किया था, ये तो हमें पता ही नहीं था कि कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो ये चीज बहुत जरूरी है। उनका जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला था, वो ड्राफ्ट जो बिल था वो कब आया, इंट्रोड्यूस कब करवाया था हमने? 6 मई को 1961 में। 1 मार्च 1962 में असेंबली में हमने पास करवाया था, और इन्फोर्स कब हुआ था? 8 जून 1962 में। और से वो ग्रेड कब किया गया था? 25 मार्च को 1969 को याह्या खान ने। फिर उनके अलावा जो 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे भुट्टो लेकर आया था, वो ड्राफ्ट कब लेकर आए थे? वो 31 दिसंबर को 1972 में। और वो स्टेट पास असेंबली 10 अप्रैल 1973 को। और 14 अगस्त 1973 जो है इन्फोर्स किया गया था। अब उसके बाद नया कोई कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है यहाँ पर। अब ये जो सवाल आते हैं, मतलब 1 2 3 4 10 12 क्वेश्चन ये आपके बन गई हैं कि जो यहाँ से आपके 101 2 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब जैसे सीसी सिंध में आपने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे थे, 4 5 से ऊपर शायद क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह लास्ट टाइम एफआई में 2 3 क्वेश्चन आए हुए थे, आईबीए में 2 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इवन जो नेब या कस्टम की अपकमिंग जॉब्स आनी उनमें भी काफी सारी सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि मेरिट में 70 80 नंबर्स बने, अगर आपके यहाँ दो मिस्टेक गलत हो गए तो समझो आपकी मेरिट लॉस हो रही है ना। तो देखो मेरिट को भी बचाना है, मेरिट को भी सेव करना है, और अपने एमसीक्यूज भी अच्छे से प्रिपेयर करना है।
तो इस तरह से अपने इन चीज़ों को ये याद करना भी आसान है। आप एक चार्ट बना के रख लें, इस पेज को आप प्रिंट करवा के रख लें, तो भी आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और इजीली आपके पास ये चीज़ याद हो जाएगी। अब उसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 10 अप्रैल जो है वो 1970 वास है। प्रेसिडेंट ने उसे कब लेकर आया था? 12 अप्रैल को 1973 पे। अब इंडिया एक्ट के कुछ फैक्ट्स क्या क्या है कि अब ये जो एक्ट था इसमें कौन सी खास चीजें जिस पर फोकस किया गया था? एक तो पहले रिकॉग्नाइजेशन जो हो रही थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस को हमने ऑर्गेनाइजेशन करना है दोबारा से। और सिंध वाज सेपरेट फ्रॉम मुंबई, और बिहार एंड ओडिशा वाज स्प्लिट टू द सेपरेट प्रोविंस फॉर द बिहार एंड ओडिशा के बारे में। बर्मा वाज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया। अब ये क्या है? ये चार पांच फैक्ट है। अब इस पे भी आपके पास सवाल आ सकता है कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप कह सकते हैं कि इंडिया एक्ट 1935 के तहत। फिर अगर आपसे पूछा कि बर्मा वाज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द इंडिया, अब आपने सुना कि ये तो इंडिया एक्ट तो सरने में स्टेट भी पढ़ाया था। अब ये जो चीज फैक्ट थी ये तो हमें पता ही नहीं थी, और ये बुक्स में भी बहुत चीजें कम होती, हम हिस्ट्री से निकाल कर आपके पास ये लेकर आते चीजें। तो ये नहीं सिर्फ आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ ऊपर सिर्फ आपने डेट्स पढ़नी है, आपने ये भी याद रखना है कि इनके साथ जो अंदर जो इस पे सवाल आते वो क्या क्या सवाल आते थे। अब यहाँ से भी दो सवाल आ चुके थे कि ये एक तो ये जो है सिंध वाज सेपरेट फ्रॉम मुंबई, ये भी सवाल आया हुआ था पास्ट पेपर्स में। एमपीटी में इवन सवाल आया था। उसके अलावा ये भी आया था बर्मा वाज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द इंडिया किस एक्ट तहत? अब आप तो आपको पता है ना कि ये कौन सा ऐसा एक्ट था, कब ये आया गया था? यार ये सिर्फ इसी एक्ट के तहत हुआ था ये चीज। उनके अलावा हमारे पास जो मेयर्स बन टेकन फ्रॉम जिन्ना ने किस किस चीज पे काम किया? एक तो अपॉइंटमेंट वाज द फर्स्ट काउंसिल असेंबली अगस्त 1947 में, और 69 मेंबर्स इलेक्टेड इन 1945 टू 46 इलेक्शन के तहत हुआ था। और 10 मेंबर वार इंक्लूडिंग फ्रॉम द जो प्रिंसली स्टेट के थ्रू, जो उस टाइम स्टेट के प्रिंस वगैरह थे। और ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्टिंग टू द फेडरल लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। और द मेंबर्स हाउएवर elect of the essential request to the high components commitment and political experience। ओके। उनके लिए हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हमेशा आपने सिर्फ ये देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेपर में आता है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस वजह से आया हुआ था, किस चीज पे आया था, ये काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन किस ब्याह पर आया था, तो कहेंगे ये, अगर वहां पर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा तो सारे जाकर वहां नन ऑफ दीज आपको टिक करके आएंगे। अब जो डिटेल लिखी हुई है वो तो किसी को पता ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हैं और हम इन चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो हमारे जो एक दो एमसीक्यूज होते हैं मेरिट वाले वो भी ऐसे ही रह जाते हैं। तो तैयारी अपने हर हिसाब से करनी है। अगर आपने एक दो मिनट निकाल के अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ ली तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। Upright is defined the nation's Islamic identity और यूनिटी अमंग द डाइवर्स ग्रुप्स, अपहेल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और इनके अलावा जो है पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था। अब रेजोल्यूशन वाज रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंस डिबेट्स टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हमने किसको करना? पॉलिटिकल लीडर्स को जो गाइडिंग करेंगे नेशंस को प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट के तहत। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यहाँ पर ये था जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अब ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि which जो है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस, और वहां पर आपको ये तीन चार ऑप्शन दे, आइडेंटिफाई, प्रोमोट यूनिटी अमंग्स करना है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज देनी है, और उसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस आ जाए विश्व एंड कल्चर के, तो आप तो वहाँ बस वहाँ गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं थी डिटेल में। तो आजकल ना पीपीएससी, सीसी सिंध और एमपीटी जो आने वाली है उनका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है लास्ट 2 3 ईयर्स अगर देखेंगे ना। एमपीटी एमपीटी बहुत डिफरेंट है। एमपीटी आपको टफ टाइम दे सकती है, तो आपने थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को पढ़ना है और उसे देखना है, ताकि आपको चीज़ें याद होने में भी आसानी हो जाए। अब ऑब्जेक्ट रिसर्च में कौन कौन से फीचर्स वगैरह थे, मेन पॉइंट्स क्या थी? एक तो डेमोक्रेसी इलेक्टेड हमने रिप्रेजेंटेटिव करना है। और जो इस अब हमने ऑब्जर्वेशन या तो वो यही है कि हमने एक मुसलमान है तो हमने अल्लाह को हाजिर नासिर देकर इस चीज को स्टेट को चलाना है, इस पर रखना है। और जो फेडरल रिपब्लिक इन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्वलिटी, टॉलरेंस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशरी प्लस प्रोटेक्शन फॉर मिनोरिटीज को होनी चाहिए, मुस्लिम वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना के तहत होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें क्या है? और पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप
ठीक गाइस, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से बार बार हमें शायद ये डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो देखो, ये चीजें हैं आपके पास, इन चीजों को आपने याद रखना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट होती हैं इन सारी वजहों की वजह से। तो आपने करना क्या है? आपने हर चीज को हर हिसाब से कवर भी करना है, समझना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो जो टॉपिक हम कवर करना चाह रहे हैं उसके बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आगे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर है? एक तो उसमें टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 235 आर्टिकल्स हैं। और डिवाइडेड कितने पार्ट्स में था? 13 पार्ट में डिवाइडेड है वो। और पार्लियामेंट रिपब्लिक इन नेचर उनकी होगी। और प्रेसिडेंट तो भी मुस्लिम होगा। और जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होगा वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के तहत जो है वो इलेक्टेड होगा। और उनके अलावा इक्वल सीट्स होंगी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिए, जो लेजिस्लेशन पावर के हवाले से। और मेजोरिटी क्या होगी? 2/3 मेजोरिटी होगी रिक्वायर्ड टू पास बिल के लिए। अब उसके अलावा इसमें कुछ और फैक्टर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट विद ऑल एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। President was head of the state, where was to elected by the all members National Provisional Assembly. He was hold office the 5 years के लिए। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा या जो आपके पास है आपका अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, वो भी 5 years के लिए होगा। उसके लिए हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन 1962। जनरल अयूब खान wanted to introduce by the controlled and to limited democracy has believed to the Western style democracy did not suit Pakistan. Therefore, has introduced Constitution of the 1962 on the 1st March, abrogating to the previous constitutions. अब इसमें क्या है? एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, बेसिक डेमोक्रेसी। और आप अक्सर ना आपके पास एक और सवाल आता है यहाँ पर, मरियम फातिमा हफ्सा, एक एक बड़ा सवाल आता है कि बेसिक डेमोक्रेसी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जो सवाल है यहाँ पर, ये अक्सर पेपर में सवाल आता है कि बेसिक डेमोक्रेसी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जनरल अयूब खान जिन्होंने बेसिक इंट्रोड्यूस सिस्टम करवाया था। और प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो है, इक्वलिटी, मैनकाइंड, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, राइट्स ऑफ द मिनोरिटीज, ये सारी चीज में किसमें थी? कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में। उनके लिए हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज जो है बुकलेट किस किया था? विद इन रेजोनेशन ऑफ द जनरल अयूब खान एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज जो है वो इम्प्रूवल कब आया था? 14 अगस्त को 1973। ओके, मेजोरिटी अंडर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो। अब ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हेड एंड जो है रियल एक्सिक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस टू बी ए काउंटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इनका जो रेगुलेशन पावर होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और उर्दू नेशनल एज ए लैंग्वेज होगी। ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये है, उनके अलावा क्या था? क्लियर है जो डेफिनेट आइडेंटिफाई जो ग्रीवेंस है कि मुस्लिम वाज गिविंग होना बहुत जरूरी है। और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वाज सेट अप द फॉर्मिंग लॉ फॉर इस्लामिक ये। उसके अलावा जो हमारे पास सारा जो लॉ वगैरह सारा का सारा होगा इस पूरे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होगा आपका अपना जो है वो हफ्सा इस्लामिक के तहत। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो चंद इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। कुछ मैं आपके पास ये बता देता हूँ, बाकी आपने इसे खुद करना है क्लास के बाद। क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इंफ्यूज कब हुआ था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? 1956। और उसमें आर्टिकल कितने थे? 235 आर्टिकल थे यहाँ पर। ओके। और एक और सवाल है, देयर आर पार्ट्स, कितने पार्ट्स? 13 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके जो शेड्यूल्स कितने थे? 6 शेड्यूल थे। वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस पाया था पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे और भी एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 30-40 एमसीक्यूज हैं इन पे।
तो आपने ये सारे के सारे याद करने हैं और कुछ आपने खुद भी उससे प्रैक्टिस करना है। तो जो हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्लास था, ये क्लास किस पे था हमारा क्लास? ये क्लास हमारे पास जो था कॉन्स्टिट्यूशंस पे हवाले से। यहाँ पर कोई अगर सवाल वगैरह हो या कोई कंफ्यूजन वगैरह तो आप मुझे बताएं। कोई सवाल वगैरह ऐसे रिलेटेड? जी। कोई सवाल जो आपको समझ में ना आया हो, या कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो था लेक्चर वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसे सेकंड करना है। ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान, जिस पे बड़े सवाल आ जाते हैं, उसे डिटेल करते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेके 22 मार्च 1956 से ऑनवर्ड हमने कंप्लीट इसे करना है। कंप्लीट से हमने कहाँ तक करना है? कंप्लीट से हमने अब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने ऑफिस चार्ज कब लिए थे? 15 अगस्त 1947। उन्होंने लेफ्ट कब किया था? 11 सितंबर 1948 में। अब आपसे मोस्टली सवाल ये आ सकता है इसमें कि उन्होंने ऑफिस चार्ज कब लिए थे। उनके ख्वाजा निजामुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में काफ़ी सवाल भी आते हैं कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे पाकिस्तान के। उनके अलावा इन्होंने ऑफिस लेफ्ट कब किया था? अक्सर सवाल आपके पास बहुत कंफ्यूजन सवाल ये था है कि उन्होंने लेफ्ट ऑफिस कब की थी? 7 अक्टूबर 1951 में। उनका जो है मलिक गुलाम मोहम्मद थर्ड गवर्नर जनरल आपके पास। इसका सवाल दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास आते हैं, अनएक्सपेक्टेड सवाल है। उन्होंने ऑफिस चार्ज कब ली थी? 7 अक्टूबर 1951 में। और 7 अक्टूबर 1955 उन्होंने लेफ्ट किया था इस चार्ज को। उनके अलावा मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिस्ट्री। अब जो सवाल इस पर आता है वो सवाल ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और लास्ट गवर्नर जनरल। अब इन हिस्ट्री वाली अगर बात आ गई तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन होता है कि सर हिस्ट्री में तो पता नहीं, हमने पढ़ा था हिस्ट्री कौन है। यही हमें यही पता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो सिकंदर मिर्जा ही हैं। और अगर आपसे वो दोनों पूछ लेता है, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फिर भी आपने यही बताना है। उन्होंने 6 अक्टूबर 1955 उन्होंने चार्ज लिया था। उन्होंने लेफ्ट ऑफिस जो की थी वो 23 मार्च 1956 में, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन इंट्रोड्यूस भी हुआ था। और अगर आपसे ये भी सवाल बनता है आपके पास कि which state left सिकंदर मिर्जा और on which date introduce a new constitution, तो फिर भी आपने डेट सेम रखनी है, 23 मार्च 1956। देखो सवाल आने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, आपने बस उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको याद होना चाहिए कि डेट हमने कौन सी किस जगह पर हमने याद रखनी है। और इसका आसान याद करने का तरीका भी यही है कि आपने जो है अर्लियर मॉर्निंग, मतलब सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे बिल्कुल फ्रेश चाय शाय पीकर, मोबाइल को ना पकड़े, बिल्कुल मोबाइल में पकड़ना है, फिर अपनी पीडीएफ फाइल जाकर पकड़नी है, बाकी कोई चीज़ ना देखें। 1-2 घंटे सिर्फ पढ़ें आप उसे अच्छे से करके, और उसे लिखने की कोशिश भी करें, तो वो आपका अच्छे से अच्छे याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल आता है मोस्टली जो आपके पास सवाल आ जाते हैं वो आते हैं फर्स्ट, जो अब यहाँ पर आ गया प्रेसिडेंट। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन आ गया? सिकंदर मिर्जा आ गया यहाँ पर, जो कि 56 से लेके 58 तक थे। उसके अलावा सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान थे। जनरल याहिया खान भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जुल्फकार अली भुट्टो भी सम टाइम 3 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट थे वहां पर। उनके अलावा फजल इलाही चौधरी, जियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फारूक लगारी। अब इस पर जो सवाल आ जाते हैं ना मोस्टली, एक तो फारूक लगारी 1993 से लेकर 97 तक, क्योंकि इस दौरान दो इलेक्शन हुई थी। पहले बेनजीर साहब आई थी, फिर कुछ टाइम बाद उसे करप्शन के केस में रखकर उसे डिसमिस किया गया। उसके बाद फिर आए थे यहाँ पर जो है वो नवाज शरीफ।
फिर उसके बाद वो भी चले गए, उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ आए हुए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इनकी आपने डेट्स याद रखनी है, और डेट्स मैंने ऑलरेडी, जो हमारा एक लेक्चर हो चुका था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिसमें क्रिटिकल गवर्नमेंट्स के मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर करवाए थे, उसमें उनकी मैंने सारी डेट्स वगैरह ऐड की हुई थी। तो आपने ये याद रखना। और आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि which नंबर आप प्रेसिडेंट है फारूक लगारी। तो आपने किस नंबर पर, ये 8th नंबर पर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। और 12 नंबर पर है ममनून हुसैन है। और 11 नंबर पे है आसफ अली जरदारी। अब पीपीएससी का सवाल ये भी चेंज हो गया, पीपीएससी का, एफपीएससी का और सीजीसी जो अपने एमपीटी में भी सवाल ये आ सकता है। अब आपने सिर्फ क्या याद रखना है, नंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वो आपसे ये नहीं पूछेगा फर्स्ट सेकंड नहीं, अब आपसे पूछेगा 12 नंबर, 14 नंबर पर कौन है प्रेसिडेंट। मुझे कोई बताएगा 14 नंबर ऑफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान कौन है यहाँ पर। मुझे कोई बताएगा 14 नंबर ऑफ प्रेसिडेंट। आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल शेर, वेल डन, गुड। तो एच डी यहाँ पर बने, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। शाबाश। वेल, बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया हुआ है। हमजा शरीफ नहीं है वो, हमजा शरीफ प्राइम वो थे, सीएम थे, वजीर आला थे। प्रेसिडेंट वो बने ही नहीं थे। ये आप अपनी नॉलेज में करेक्शन कर दें यहाँ पर। और 13 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे यहाँ पर। आरफ अली। शाबाश, वेल डन। आज माशाल्लाह बच्चे बहुत एक्टिव हैं। अब आपने ये भी याद रखना कि सिंस 19 सितंबर 2018 में इन्होंने चार्ज लिया हुआ था। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं यहाँ पर। अब जो लास्ट टाइम ना पास्ट पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे ना वहाँ पर एफपीएससी पीपीएससी में, तो सवेरा आपसे ना ये सवाल पूछे जाते हैं कि विच नंबर आप। अब आपने यूसुफ रजा गिलानी से लेके और जितने भी सारे प्राइम मिनिस्टर आपने नंबर्स याद करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी किस नंबर पर थे प्राइम मिनिस्टर। राजा परवेज अहमद किस नंबर पर थे। मोहम्मद नवाज शरीफ किस नंबर पर थे। शाहिद खान अब्बासी किस नंबर पर था। इनसे ऑनवर्ड। शाहिद खाकानी के बाद जो आए थे वो आए थे, इमरान खान आए थे 22 पर। 23 पर जो आपके पास थे वो शहबाज शरीफ थे। फिर 24 पे भी आपके पास जो है वो, कुल याद हो जाएगा याद करने पर अगर आप आएंगे तो। ये नाम बहुत इजी, नंबर्स आपने बहुत इजी याद रखने अपने पास। अच्छे से नंबर है, आपने इनको याद रखना है। तो ये याद बहुत, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल की टेक्निक है। देखो आपने पता क्या करना है, फर्स्ट वाले जो 4 5 नंबर आपने वो याद रखने हैं। आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। जिस तरह देखो मैंने ऊपर चार्ट एक बना के आपको दिया था ना, 2 चार्ट बना है। एक चार्ट में फर्स्ट लिख के 7 नंबर प्रेसिडेंट रखें। फिर आप जो 24 से ऑनवर्ड, 24 पे शहबाज शरीफ थे, 23 पे शहबाज शरीफ थे, 22 पे इमरान खान, और 22 21 पे शाहिद खान अब्बासी थे, 20 पे थे मोहम्मद शहबाज शरीफ। देखो आप 24 से ऑनवर्ड याद रखें। 21 24 23 22 21 19 19 18 से, इस तरह से आप याद रखें ये टेक्निक। तो क्रिएट कर गवर्नमेंट के जो ना वो प्राइम मिनिस्टर अलग से आपके पास आते हैं। उनकी मैंने क्लास यूट्यूब पे वो हमारा चैनल अपलोडेड है, लेक्चर भी वो आप याद रख सकते हैं। ये हमारे पास 23 प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और 24 भी यहाँ पर हमारे पास हैं। उसके बाद जाते हैं हम पाक आर्मी की, बहुत से हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमारे पास है द कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वाज नॉर्मली हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द पाक आर्मी। अब ये जनरल फ्रैंक है, जनरल डोगलस ग्लेसी, फिर मार्शल अयूब खान थे, फिर जनरल मूसा याया खान, गुल हसन खान, टिक्का खान, जियाउल हक, आसिम, मिर्जा असलम बेग है यहाँ पर। अब आपके पास ना 2 बड़े सवाल हैं इंपॉर्टेंट। एक जनरल जो है वो इशफाक परवेज कियानी, इनकी अपनी डेट याद रखनी है। जनरल राहिल शरीफ की अपनी डेट यहाँ पर याद रखनी है।
अभी जो नए जो हमारे पास हैं वो हैं जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने सिंस 29 नवंबर से लेकर 2022 तक इन्होंने चार्ज लिया हुआ था। और इसमें जो है मेंबर है किसके हैं, ज्वाइंट ऑफ स्टाफ है कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी के। और इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट यहाँ पर करता है आपके पास। फिर आ जाता है हमारे पास नेवी के, जोफर जेम्स जो हैं वो नेवी के हैं, रह चुके हैं फर्स्ट, और पाक आर्मी के मैसरी। और नेवी के जो है वो पेरी गेन नाम है उनका। अब नेवल एडमिरल जो है पाकिस्तान, रॉयल पाकिस्तान नेवी came into the being, जो है रियर एडमिरल जेम्स फिलिपर जोफर्ड was appointed as the first commander in chief of Royal पाकिस्तान नेवी। अब जो है अमजद खान यासी जो है वो बीइंग करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पाकिस्तान नेवी सिंस 7 अक्टूबर 2022, 2020 बल्कि। तो उसके बाद जाहिद बाबर जो है वो है एयर चीफ। अब हमारी जुडिशरी में पे आ जाए, जुडिशरी में जो है कौन है, फर्स्ट चीफ जस्टिस है अब्दुल रशीद हैं। उसके अलावा उमर अत्यार बंदयाल के बाद भी जो है नए चीफ जस्टिस आए हैं वो आए हैं आपके पास जो है। उन्होंने कब लिया था चार्ज, उमर अत्यार बंदयाल ने 22 फरवरी को 2022 को। उसके बाद फायदीजा आए थे। अब इनमें भी आपके पास आ जाए 29 पे छोटे फायदीसा है, 28 पे है तो क्या करते हैं उमर आता बंदियाल। और 27 पे कौन से थे, गुलजार अहमद। गुलजार अहमद से पहले कौन सा था चीफ जस्टिस, मुझे कोई बताएगा यहाँ पर। गुलजार अहमद से पहले चीफ जस्टिस कौन था पाकिस्तान का। हेलो। मुझे कोई बताएगा। गाइस इंटरनेट से ना चेक करें, यहाँ पर ही बता दें। बाकी भी जवाब दें, कौन है यहाँ पर। आसिफ सईद खोसा है, आसिफ सईद खोसा थे। आसिफ सईद खोसा। ओके, आसिफ सईद खोसा थे। उसके बाद गुलजार अहमद आए। गुलजार अहमद के बाद जो आया था उमर अतियाल बंदयाल आया था। उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा। तो ये आपने ये भी याद रखने आपने इनमें भी आपने हिस्ट्री याद रखनी है। ओके, ये जो पांच चीफ जस्टिस हैं इनकी आपने डेट्स याद रखनी है लाजमी। ये बहुत ही पेपर में बार बार रिपीटेड आया हुआ है सवाल। और इस तरह का सवाल आपके पास पेपर में आ सकता है अगेन भी। तो आपने ये चांस मिस नहीं करना, क्योंकि मेरिट बहुत कंपटीशन हाई हो गया है। तो इस वजह से आपने भी इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। अब हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा गाइज, अगर क्लास पूरी हो जाए दोबारा अपनी इसी लिंक को ज्वाइन करना है। ओके गाइज। अब आपके पास 1 मिनट फिर भी, अगर कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो, हफ्सा, आईफोन और जो है खुर्शेद, जितने सारे स्टूडेंट हैं दोबारा इस लिंक को आपने ज्वाइन करना है। और अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है आपके पास। और आपने दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करना है, दोबारा, क्योंकि ये 1 मिनट के बाद लिंक खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आपने इसके लिए जो है वो क्लास को ज्वाइन करना है।